नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। केदारनाथ विधानसभा सीट को लेकर सियासी रण तूल पकड़ रहा है। वहीं 2 विधानसभा सीटों पर जीत के बाद कांग्रेस ने तीसरी सीट को लेकर भी तैयारियां तेज कर दी हैं और जीत की हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है। वहीं चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष का धुआंधार प्रचार जारी है। केदारनाथ उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ प्रवासी मतदाताओं को भी बीजेपी अपने पक्ष में मतदान करने के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रही है। इसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने खुद प्रवासी मतदाताओं की कमान अपने हाथ में ली और उनसे संपर्क करने के लिए वो अन्य प्रदेशों में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने लुधियाना में केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के प्रवासी मतदाताओं से मतदान के लिए अपने बूथों पर पहुंचने का आग्रह किया और बीजेपी को जीत दिलाने में सहयोग मांगा है। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रवासी प्रकोष्ठ है, खासतौर पर उत्तराखंड के दृष्टिकोण से प्रकोष्ठ बने हुए हैं, वो देश के उन राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी का में बड़ी संख्या में भारतीय समाज के लोग वहाँ निवास करते हैं। और हमारा प्रयास है कि केदारनाथ विधानसभा में आपदा के बाद अनेकों लोगों का पलायन हुआ है। बड़ी संख्या में उनके मतदाता काम के सिलसिले में दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, हरियाणा में, लुधियाना में। तो हमारे जो प्रवासी कार्यकर्ता केदारनाथ विधानसभा के अंतर्गत जिनका क्षेत्र पड़ता है, ऐसे सब लोग के साथ मेरा मिलना हो रहा है। दिल्ली में मेरी बैठक हुई है, आज मैं लुधियाना आया हूँ, लुधियाना के अंदर बैठक है और मैं कह सकता हूँ बड़ी संख्या में अच्छा मतदान केदारनाथ के इस बाई इलेक्शन में हो, ये पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि बड़ी संख्या हमारे कार्यकर्ता जो प्रवासी कार्यकर्ता हैं, जो जिनका क्षेत्र केदारनाथ क्षेत्र में पड़ता है, वो सब लोग मतदान के लिए अपने गांव पहुंचेंगे। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर रुड़की के पॉलिटेक्निक ग्राउंड पर 1 दिवसीय शूटिंग बॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इसके चलते प्रतियोगिता का शुभारंभ शूटिंग बॉल के पूर्व खिलाड़ी अमजद उस्मानी ने किया। वहीं इस प्रतियोगिता में लगभग 16 टीम हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता का आयोजन रुड़की के मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शमीम अहमद और शूटिंग बॉल प्रतियोगिता के पूर्व खिलाड़ी डॉक्टर हसन मंसूर अंजुम ने किया है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि राज्य स्थापना दिवस पर हर साल की तरह इस बार भी 1 दिवसीय शूटिंग बॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसे लेकर खिलाड़ियों में भारी उत्साह है और इस दौरान जीतने वाली टीम को ट्रॉफी और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। शूटिंग बॉल हिंदुस्तान का एक बहुत लोकप्रिय खेल है और गांव-गांव, शहर-शहर ये खेला जाता है और इसने बहुत अच्छे खिलाड़ी हमेशा पैदा किए हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। और भारत सरकार से मान्यता के लिए हमारे जो लोग हैं, सीनियर लोग, उन्होंने बहुत संघर्ष किए हैं। पर दुर्भाग्य रहा कि जहां इस खेल को पहुंचना चाहिए था वो वहां तक नहीं पहुंच पाया है। जो हमारे खिलाड़ी हैं, मैं उनकी तारीफ़ करना चाहता हूं कि वो हर हाल में खेल को आगे बढ़ाने के लिए रात दिन लगे रहते हैं और सरकार से सुविधाएं भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमारे खिलाड़ी खेल को लगातार खेल रहे हैं, खेल को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके स्थापना दिवस पर हम लोगों ने ये जो है शूटिंग वॉलीबॉल का एक प्रोग्राम रखा है और हमारा मेन जो है उद्देश्य इसमें यह है कि हम एक पैगाम दे लोगों को, नो ड्रग्स, बिना किसी नशे के और उसके जो है हमारा समाज रहे। इसके लिए हमने टूर्नामेंट का आयोजन किया है। करीब इसमें 15 टीमें, 16 टीमें हैं जो है भाग ले रही हैं और मेरठ तक की टीमें हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, रुड़की, हरिद्वार पूरे उत्तराखंड से हैं। और नगर निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह तैयार है और इस कड़ी में अंबेडकर नगर वार्ड में स्थित अंबेडकर पार्क में बैठक की गई, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया गया। इस दौरान चेयरमैन पद के लिए 13 नेताओं ने दावेदारी की। बता दें कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं कांग्रेस जिला प्रभारी गोविंद सिंह कुंजवाल की अध्यक्षता में बैठक की गई। आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर आज कांग्रेस पर्यवेक्षकों की लालकुआ के अंबेडकर वार्ड में बैठक आयोजित की, जिसमें सभी वर्गों ने
अपने अपने नामों की दावेदारी पेश की, जिसको लेकर मैं मुकेश कुमार कांग्रेस जो यहाँ नगर निगम की सीट ऐसी होती है उसको लेकर दावेदारी पेश की मैंने, और अपना नाम मैंने पर्यवेक्षकों को दिया है। जो भी दिशा निर्देश कांग्रेस पार्टी का होगा वो मान्य होगा। पार्टी जिसको भी ये टिकट देगी उसको तन मन से साथ लगा जाएगा और पार्टी की जो नीति रीति हैं वो करते पर जाएंगे। मेरा एक ही लक्ष्य है कि जो शहर में विकास रुका हुआ है उसको पूर्ण तरह से करना, संपूर्ण शहर का चौमुखी विकास करना, ये मेरा लक्ष्य है। उन्होंने जो है लोगों से आवेदन के लिए कहा, जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे वो सामान्य में हो, ओबीसी में हो, एससी में हो, एससी महिला हो, सामान्य महिला हो, सारे उसमें नाम मांगे गए हैं और जो है सामान्य सीट में सबसे ज़्यादा नाम आए हैं। तो उनकी हमारी कोशिश ये है कि पिछले 2 बार से जैसे यहाँ पर अब कांग्रेस का परचम यहाँ पर लहराया हुआ है, तो इस बार भी हम चाहते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस जो है एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और चुनाव लड़े, जिससे कि यहाँ पर दोबारा जो है तिवारा जो है कांग्रेस का परचम लहराया जा सके। हमारे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा माननीय गुल सिंह कुजवाल जी को हमारे जिले का प्रभारी बनाया गया है निकाय चुनाव के मद्देनजर, और हम लोग लगातार पिछले 4-5 दिनों से सभी नगर पालिकाएँ जो हमारे जिले पे के आती हैं, चाहे वो नैनीताल नगर पालिका से हमने शुरू किया, फिर भवाली में गए, फिर हम लोग भीमताल गए, उसके बाद हमारा कालाढूंगी में हुआ, फिर अभी हल्द्वानी में हुआ आज, और हम लोग अब कालाढूंगी ये लालकुआं में पहुंचे हुए हैं। और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के उत्साह और एक जोश हमें दिखाई दे रहा है, उससे लगता है कि निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर, कांग्रेस के पदाधिकारियों के अंदर एक नया जोश है और निश्चित रूप से वो चाहते हैं कि जो आगामी चुनाव होने वाले हैं उसमें कांग्रेस के जो प्रत्याशी अपना नाम दे रहे हैं और इसमें नाम लिए जा रहे हैं, और जो भी एक उचित प्रत्याशी होगा, जो जिताऊ प्रत्याशी होगा, उसको जिसे कहते हैं प्रत्याशी बना करके उतारा जाएगा। कांग्रेस पार्टी का ये सोचता है कि जो भी कैंडिडेट होगा, अभी तो उतारा चुना नहीं है, जो भी कैंडिडेट होगा, चाहे सामान्य हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, उसमें इस कैंडिडेट के पीछे पब्लिक है, इस कैंडिडेट के पीछे कार्यकर्ता होंगे। एक बार पहले हमारे माननीय प्रभारी भी करेंगे और निश्चित रूप से तब परख करके, तो समझ करके हम सब लोग टिकट देंगे, तो लालपुर नगर पंचायत में कांग्रेस की सीट पक्की है। देखिए, निकट भविष्य में कभी भी चुनाव हो सकते हैं। यद्यपि भी सरकार चुनाव से डर रही है, उसने आरक्षण घोषित किया है और ने चुनाव की सही डेट तय की है, लेकिन फिर भी हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि कांग्रेस की मजबूती के लिए प्रत्याशियों का चयन हो और प्रत्याशी अपने अपने नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में काम करना शुरू करें। उस दृष्टि से हमने मीटिंग लेना शुरू किया है। खटीमा कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने प्रेस वार्ता कर वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। 2024-25 इसमें छपान हुआ और छपान में पेड़ों की संख्या थी 24,294, जिनमें से 21,547 पेड़ अनफिट कर दिए, मतलब कि 89% अनफिट हो गए पेड़। अगर पेड़ अनफिट थे, उनकी गोलाई नहीं बढ़ी, मोटाई नहीं बढ़ी, तो आपको छपान की जल्दी क्या थी? एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप समझिए 89% अनफिट, और कटान का नाम है निशिपादन, जड़ खुदान हो जाता है, जिसमें आगे जांच नहीं हो सकती। इसके बाद इसमें जो है 3 तरीके का, जो फॉरेस्ट की भाषा में है, 3 तरीके के पेड़ों के छपान की कैटेगरी है। पहली होती है जो है साउंड, जिसमें जो घनत्व है वो 70% निकलता है पेड़ का, लगभग 70%। और दूसरा है फिट में निकलता है 50%, और तीसरा है अनफिट, उसमें लगभग 30%, लगभग में है, एग्जैक्ट नहीं है। तो पहले ही आप समझिए कि 89% पेड़ों को अनफिट कर दिया गया, तो मतलब वॉल्यूम घटकर 30% में आ गया, जो कि छपा। उत्तराखंड में बजट खर्च को लेकर हर वित्तीय वर्ष में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके पिछली बार की तुलना में इस बार बजट खर्च की रफ्तार पहले के मुकाबले धीमी है। दरअसल वित्तीय वर्ष 24-25 में पूंजीगत मद में 15 अक्टूबर तक, यानी 6 महीने से अधिक समय
बीतने के बाद भी सिर्फ 3,140 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में काफी कम है। इस पर जानकारी देते हुए सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने कहा कि समय समय पर बजट खर्च की समीक्षा होती है। इस बार बजट कम खर्च का कारण चुनावी आचार संहिता और वर्षा काल रहा है। यहाँ पर वो वेदर जो है हमारा काफ़ी इस बार ख़राब रहा है, नंबर 1। दूसरा जो मैंने कहा हुआ था कि इलेक्शन से हमारे यहाँ पर भी व्यय का स्थिति जो है वो प्रभावित हुई है। तीसरा ये है कि जो हम लोग व्यय की जब एक प्रोजेक्शन करते हैं, उस प्रोजेक्शंस में हम लोग भारत सरकार से भी कितनी धनराशि हमें अवमुक्त होगी उसका भी जो है एक कंपोनेंट वो भी होता है। क्योंकि भारत सरकार में भी नई गवर्नमेंट फिर से स्थापित हो गई है, उनके रिलेटेड लेट से आए हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि सभी राज्यों में इस बार व्यय का जो प्रमाण जो है वो थोड़ा आगे खिसक जाएगा और हमारे राज्य में भी उसी तरह की स्थिति है। लेकिन हाँ, किसी भी तरीके की कॉम्प्लेसेंसी की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों के पास जब पर्याप्त धनराशि है तो उसका ससमय उपयोग कर लेना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी भी उसको समय समय पर जो है उसकी समीक्षा कर दे रहे हैं। हम लोग को साथ ही में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जो हमारे खुद के आय के संसाधन हैं उन पर हम लोग चाहते हैं कि बहुत ही अच्छी हमारी एक ग्रोथ दिखे, बहुत अच्छी हमें वृद्धि दिखे उसमें। उसके लिए भी हम लोगों को प्रयास करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल ने संगठन पर्व और संगठनात्मक चुनाव 2024 को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मसूरी मंडल प्रभारी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला की शुरुआत की। इस मौके पर मंडल प्रभारी ने सभी बूथों में संगठन को लेकर किए गए कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान सक्रिय कार्यकर्ताओं की सूची पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जिसके चलते आने वाले समय में पार्टी संगठन को मजबूत करने को लेकर जिम्मेदारी देगी। हरिद्वार में वन विभाग के रेंज पथरी में वन कर्मियों ने खैर की लकड़ियों से भरी गाड़ी को बरामद किया है। तो वही मामले में उन्होंने 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया। बता दें कि पथरी जंगल से खैर, शीशम, सागौन और अन्य कई प्रजातियों के पेड़ों को काटने का सिलसिला लंबे समय से जारी है। कुछ लोगों ने खैर के कीमती पेड़ों को काटकर लकड़ी गाड़ी में भरी। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने घेराबंदी कर लकड़ी के साथ आरोपियों को भी पकड़ लिया। सावताली गांव में जल्द ही गुड़ का सबसे बड़ा क्लस्टर बनने जा रहा है, जिसमें गन्ना किसानों में भारी उत्साह है। सरकार ने हरिद्वार को ओडीपी की श्रेणी में रखा है, जिसके चलते जल्द ही करोड़ों की लागत से सावतवाली में गुड़ क्लस्टर का निर्माण शुरू होगा। किसान नेता और विजुदा क्लस्टर के अध्यक्ष ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की मदद से गुड़ क्लस्टर का निर्माण होगा, जिसका लाभ गन्ना किसानों को मिलना तय है। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल संवाद के जरिए क्लस्टर से जुड़े गन्ना किसानों को संबोधित भी किया। ये प्रोग्राम भारत सरकार का एक पहल है, जिसमें एमएसएमई के 195 क्लस्टर्स को आज हमें आइडेंटिफाई किया गया है। और इसमें उत्तराखंड पे 2 क्लस्टर हैं, जिसमें एक झबरेड़ा में आपके एरिया में और एक जिसमें खांडसारी और गुड़ का क्लस्टर है, और दूसरा क्लस्टर हमारा हल्द्वानी में है जो कि ज्वेलर्स का क्लस्टर है। तो इन सब में 195 क्लस्टर में 16 क्लस्टर ऐसे हैं जहां पर 2 वे कम्युनिकेशन होगा, जहां पे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर महोदया जो है सबसे बात करेंगे। हमारे दोनों क्लस्टर 1 वे है, जहां पे हमें इस कार्यक्रम को देखना है और इस कार्यक्रम को हमें सक्सेसफुल बनाना है। जो हमने प्रयास किया गुड़ का यहाँ पर 2010 से, और जैविक के कर्म जो बढ़ता जा रहा है गांव सुल्तानपुर सावतवाली से, ये नॉर्थ इंडिया का समझो ऑर्गेनिक का पहला सेटअप था 2010 का। तो इसी क्रम में ये हमारा डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार ODP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में गुड़ में पास हुआ है।
और इसी परिप्रेक्ष्य में जो है हमारे यहाँ जो हमारे ही सेटअप गांव सुल्तानपुर साबत और झबरेड़ा में एक गुड़ का क्लस्टर लगने जा रहा है। उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार का डिस्ट्रीब्यूशन है। वो लगभग 2-2.5 करोड़ का, 20 करोड़ का कुल प्रोजेक्ट है। नाम संजय संत है और मैं जिले अग्रणी बैंक प्रबंधक हूँ पंजाब नेशनल बैंक से। और पंजाब नेशनल बैंक जो है वो केसीसी के लिए अभी जैसा करतार सिंह जी ने बताया कि किसान उत्पादक समूह जो हैं वो समूह के रूप में अब बना के और जैविक खेती की तरफ बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ी योजना जो है वो नाबार्ड के द्वारा और बैंकों के द्वारा समूह के रूप में ये योजना लागू की है, जिसके अंतर्गत आज 195 सेंटर्स पे जो है आउटरीच प्रोग्राम है। आउटरीच प्रोग्राम का मतलब ये है कि आदरणीय वित्त मंत्रालय से वित्त मंत्री जी जो हैं वो डायरेक्ट किसानों से बात करेंगी पूरे भारतवर्ष में। आमतौर पर गर्मियों का सीजन शुरू होते ही प्रदेश में दावानल की घटनाएं भी सामने आने लगती हैं, जिसके बाद वन विभाग के लिए कई चुनौतियां भी पेश आती हैं। हालांकि इन चुनौतियों से निपटने के लिए विभाग हर साल तत्परता से कार्य करता है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इन्हीं वनों में तरह तरह के जीव जंतु और पशु पक्षियां भी निवास करते हैं। ऐसे में दावानल की घटनाओं के चलते इनकी जान माल का खतरा बना रहता है। हालांकि मुख्य वन जीव प्रतिपालक आर के मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में दावानल की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रतिवर्ष सैकड़ों हेक्टेयर जंगल जलने से जीव जंतुओं और पशु पक्षियों को भारी नुकसान पहुंचता है। देखिए, अभी उत्तराखंड में माना जाता है कि 15 फरवरी से हमारा आग सीजन शुरू होता है टिल मानसून आने तक। लेकिन पिछले कई वर्षों से हमने जिस प्रकार का क्लाइमेट चेंज का मार हमने देख रहे हैं, अब वन विभाग उसको उसी दायरे में नहीं रह रहा है। बारिश खत्म होने के बाद लगभग अक्टूबर नवंबर महीने से हम मान के चलते हैं कि फायर सीजन शुरू हो गया। मतलब हुआ कि जिस टाइम में फायर का विकराल परिस्थिति होने का संभावना होगा, भयंकर गर्मी, उससे पहले हम तैयारी करें कि क्षति ना पहुंचे फॉरेस्ट को और पर्टिकुलरली वाइल्ड लाइफ को। वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए और फॉरेस्ट को बचाने के लिए जैसे मेरा हमेशा ये एक धारणा रहा कि वन विभाग ऐसा काम करे कि लोगों का कोऑपरेशन और उनका कॉन्फिडेंस गेन करे कि हम उन लोगों के लिए है और हम उनके लोगों के लिए है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर गांव का अभी बहुत सारे ग्रामवासी इतना उनको अवेयरनेस हो गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं डॉक्टर विनय भार्गव और डीएफओ तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी हिमांशु बांगरी खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने सीमांत वन क्षेत्रों का दौरा किया। इस मौके पर दोनों अधिकारियों ने वन अतिथि गृह सभागार में पत्रकारों से बातचीत भी की। उन्होंने बताया कि उनके दौरे का मुख्य प्रयोजन सीमांत क्षेत्र की वन रेंजों में वन और वन्य जीव सुरक्षा के लिए किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण करना है। आप देना चाहते हैं जी, जो बरसात के मौसम में अतिवृष्टि हुई थी उस समय जंगल के कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर भारी संख्या में पेड़ गिर गए थे। तो हमारी जो कार्य योजना होती है उसके अनुसार ऐसे पेड़ों को चिन्हित करके उनका निरीक्षण किया जाना होता है। उसके उपरांत इसे वन निगम को पातन के लिए दिया जाता है। इसी के क्रम में आज इंस्पेक्शन किया गया ऐसे क्षेत्रों का और अब इन पेड़ों को निगम को दिया जाएगा। निगम इनको काट के अपने डिपो पे लेके जाएगा। अभी जैसे ठंड का शीतकाल चालू हो रहा है तो ऐसे पाया गया है कि शीतकाल में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में विगत वर्षों में वृद्धि हुई है। तो उसके दृष्टिगत सोमवार से एक 30 दिन की कार्यशाला संपूर्ण खटीमा क्षेत्र में कराई जा रही है, जिसमें कि जो संवेदनशील गांव हैं इस क्षेत्र के, जहां पर पूर्व में घटनाएं हो चुकी हैं या बाघ वहां लगातार दिखता है, तो वैसे क्षेत्रों में ग्रामीणों के साथ बैठ के उनको मानव वन्यजीव संघर्ष से कैसे बचा जाए उससे अवेयर करवाया जाएगा, उनसे वार्ता की जाएगी। नरेंद्र नगर पुलिस और एसजीओ की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि पुलिस की टीम ने 5 अवैध तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो कि उत्तरकाशी से चरस लेकर ऋषिकेश आते समय नरेंद्र नगर की चेक पोस्ट पर धर लिए गए। चेकिंग के दौरान तस्करों के पास से कार 3 किलो चरस बरामद हुई। वहीं नरेंद्र नगर थाना प्रभारी ने इस बड़ी कार्रवाई के लिए एसजीओ की टीम को शाबाशी दी है।
बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जहां बद्रीनाथ और मंगलौर के बाद केदारनाथ सीट को जीतने चाहती है, तो वहीं बीजेपी की ओर से भी केदारनाथ सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। कहा तो जा रहा है कि बीजेपी के लिए केदारनाथ सीट सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं बल्कि प्रतिष्ठा का भी सवाल है। और ऐसा क्यों है, आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर उत्तराखंड में सियासी पारा हाई है, और वो भी क्यों ना। अयोध्या और बद्रीनाथ में हार के बाद बीजेपी अब केदारनाथ सीट को किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहती, जिसके लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। खास बात यह है कि पार्टी ने परंपरा से हटते हुए दिवंगत विधायक शैला रानी रावत के परिवार से किसी को टिकट न देकर 2 बार के पूर्व विधायक आशा नौटियाल को चुनाव में उतारा है। बीजेपी ने पूर्व विधायक आशा नौटियाल को टिकट देकर ये साफ कर दिया है कि वो किसी भी हालत में केदारनाथ उपचुनाव को जीतना चाहती है। पर सवाल उठता है कि क्या बीजेपी को मिल पाएगा बाबा केदार का आशीर्वाद, या कांग्रेस केदारनाथ में लगाएगी जीत की हैट्रिक। दरअसल केदारनाथ सीट पर बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों ने पुराने चेहरों पर दांव लगाया है। बीजेपी ने जहां आशा नौटियाल पर भरोसा जताया, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से मनोज रावत को चुनावी मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस केदारनाथ सीट को हर हाल में जीतना चाहती है। इसके लिए उसने केदारनाथ बचाओ यात्रा निकालकर जनता को अपनी तरफ करने की कोशिश भी की। तो वहीं बीजेपी ने भी अपने स्तर पर केदारनाथ के लिए कई तरह की घोषणाएं की हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी केदारनाथ चुनाव के लिए गंभीर दिख रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि केदारनाथ सीट जीतना बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। हालांकि केदारनाथ सीट पर कौन सी पार्टी जीतेगी, इसका फैसला केदारनाथ के 90,540 मतदाता करेंगे। ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं केदारनाथ सीट का समीकरण। कुल मतदाता 90,540, पुरुष मतदाता 44,765, महिला मतदाता 75,775, सर्विस वोटर्स 2,249। उपचुनाव में केदारनाथ से जुड़े कई मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी में है। इसमें केदारनाथ पीतल सोना विवाद, दिल्ली केदारनाथ मंदिर मामला, चारधाम यात्रा अनियमितता, केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य जैसे कई मुद्दे हैं। वहीं बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी केदारनाथ उपचुनाव पीएम मोदी के सहारे जीतने की कोशिश में है। बीजेपी के कई नेता ये बार बार कह चुके हैं कि केदारनाथ से पीएम मोदी का खासा लगाव है। इतना ही नहीं, पार्टी उपचुनाव के प्रचार में लगातार केंद्र के कामों का सहारा लेकर जनता का दिल जीतने की कोशिश कर रही है। कि वो चुनाव बहुत ही ऐसी परिस्थिति में हो रहा है जब वहां से हमारी जो विधायक थी आदरणीय शैला रानी, उनका दुखद रूप से हमारे बीच से वो चली गई, और इस परिस्थिति में हो रहा है। और केदार धाम माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से उसका नवनिर्माण हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, एक भव्य केदार और दिव्य केदार बना है, निश्चित रूप से वो हमारे प्रधानमंत्री जी के बहुत हृदय के निकट है। उस स्थान का एक आस्था और श्रद्धा का एक बड़ा केंद्र है। तो वहाँ के लोग विकास जो वहाँ पर हुआ है, उस विकास को आगे बढ़ाएंगे। पिछले दिनों जो आपदा आई थी वहाँ पर, उस आपदा में भी जिस प्रकार से तेजी से काम हुआ है, सब लोगों ने देखा है। और मैंने भी कहा है, वहाँ जाकर भी कहा था, पहले भी कहा कि जितने समय तक केदारनाथ क्षेत्र को नया विधायक नहीं मिल जाता, मैं भी उनके विधायक के रूप में काम करूंगा। केदारनाथ सीट का क्या इतिहास रहा है, ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं। आशा नौटियाल भारतीय जनता पार्टी जीत, शैला रानी रावत कांग्रेस हार। साल 2007 में केदारनाथ विधानसभा चुनाव परिणाम, भारतीय जनता पार्टी आशा रानी नौटियाल जीती, कांग्रेस कुंवर सिंह नेगी हारे। साल 2012 केदारनाथ विधानसभा चुनाव परिणाम, कांग्रेस शैला रानी रावत जीती, भारतीय जनता पार्टी आशा नौटियाल हारी। 2017 केदारनाथ विधानसभा चुनाव परिणाम, कांग्रेस मनोज रावत जीत, निर्दलीय कुलदीप रावत हार। 2016 में कांग्रेस में भारी बगावत हुई और शैला रानी रावत ने बीजेपी का दामन थाम लिया। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने आशा नौटियाल का टिकट काटकर शैला रानी को अपना प्रत्याशी बनाया। आशा नौटियाल निर्दलीय लड़ी और इसका फायदा कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को पहुंचा। 2017 में मोदी लहर के बावजूद मनोज रावत कांग्रेस को इस सीट से जीत दिलाने में कामयाब रहे।
उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी कुलदीप रावत को करीबी अंतर से मात दी। 2022 केदारनाथ विधानसभा चुनाव परिणाम, शैला रानी रावत बीजेपी जीत, कुलदीप रावत निर्दलीय हार। 2022 में बीजेपी ने फिर से शैला रानी रावत को उम्मीदवार बनाया। उन्होंने निर्दलीय कुलदीप रावत को हराकर बीजेपी को जीत दिलाई। हालांकि इस साल जुलाई में केदारनाथ सीट पर बीजेपी की विधायक शैला रानी रावत के निधन से ये सीट खाली है, जिसके बाद अब यहाँ उपचुनाव कराए जा रहे हैं, जिसे बीजेपी किसी भी हाल में जीतना चाहती है। ये तो जग जाहिर है कि बीजेपी हमेशा से ही हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव लड़ती आई है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में धार्मिक सीट पर मिली हार के बाद विपक्ष की ओर से बीजेपी पर लगातार हमला किया जा रहा है। याद कीजिए, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की फैजाबाद सीट हार गई थी। इसके बाद हुए उत्तराखंड के बद्रीनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव में भी बीजेपी के हाथ हार लगी। अयोध्या में जहां समाजवादी पार्टी तो बद्रीनाथ में कांग्रेस ने बाजी मार ली। हिंदू राजनीति के केंद्र में अयोध्या और बद्रीनाथ दोनों के खासे मायने हैं। ऐसे में जब दोनों ही केंद्र बीजेपी से दूर हो गए तो विपक्ष की ओर से हमला किया जाना तो लाजमी था। अब केदारनाथ सीट पर होने जा रहे उपचुनाव पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। अयोध्या, बद्रीनाथ को गंवाने के बाद बीजेपी इस चुनाव में जी जान लगा रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या एक बार फिर आध्यात्मिक सीट पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ेगा या फिर केदारनाथ की जीत के साथ ही बीजेपी का खोया हुआ वर्चस्व लौटेगा। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त हो चला एक ब्रेक का।